Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very hot topic, that is Indian knowledge systems. And it is Indian knowledge systems and education. However, I have already discussed in many aspects Indian knowledge system with you, but it is a new video, new lecture and from new angle. So I think that I must discuss with you all. So it is integrating Indian knowledge systems means transitioning holistic multidisciplinary wisdom into the central pillars of the modern education framework under NEP 2020. मतलब हमें क्या करना है, जो एक होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी विजडम था हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा का, उसको हमें मॉडर्न एजुकेशनल फ्रेमवर्क के पिलर के रूप में स्थापित करना है, और ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी चाह रही है। हालांकि मैंने पहले आपसे डिस्कस किया है इंडियन नॉलेज सिस्टम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ये डिस्कस किया है। बट एक ये नया यू कैन से कि कम स्लाइड्स में ज्यादा मैटर कवर करते हुए एक नया एंगल है, तो मुझे लगा क्योंकि इस पे एक ये हर बार एक अलग तरीके से ना किसी पेपर में अलग तरीके से पूछ लेते हैं। जैसे यहाँ था इंडियन नॉलेज सिस्टम्स एंड एजुकेशन, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड एजुकेशन का इंटीग्रेशन ही हो सकता है। तो मैंने सोचा कि एक बार और आपसे इस पर बात की जा सकती है, ये इतना विशद टॉपिक है ना। तो मैपिंग द इपिस्टेमोलॉजिकल शिफ्ट, हम क्या देख रहे हैं, हम ज्ञान इपिस्टेमोलॉजी, हमको पता है ज्ञान मीमांसा होती है, तो हम एक मैप बना रहे हैं कि किस तरह से ज्ञान मीमांसा का शिफ्ट हो रहा है। मतलब ज्ञान मीमांसा का शिफ्ट से मतलब कि पहले ज्ञान क्या था और अब हम किसको ज्ञान मान रहे हैं, पहले किस तरह से ज्ञान की प्राप्ति होती थी, अब किस तरह से करना चाह रहे हैं। तो जो पास्ट था हमारा, मार्जिनलाइज्ड क्यूरियोसिटी ट्रीटेड हिस्टोरिकली एज अ रिलिक और मार्जिनलाइज्ड डिसिप्लिन अंडर कोलोनियल एरा फ्रेमवर्क, तो जो ब्रिटिश पीरियड में ये जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम था, उसको एकदम मार्जिनलाइज्ड क्यूरियोसिटी की तरह से देखा गया, उसको एक ऐसा एक मार्जिनलाइज्ड डिसिप्लिन की तरह से ट्रीट किया गया, और अब देखिए इसने कितना बड़ा रूप ले लिया है। अब ये 2025-26 के फ्रेमवर्क की अगर बात करें, मतलब 2020 के बाद से अब ये हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूशनल पिलर है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज ए मल्टीडिसिप्लिनरी बॉडी ऑफ नॉलेज इनकम्पासिंग मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलोसफी एंड इकोलॉजी। यानी कि मतलब ये ऐसा मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी ऑफ नॉलेज हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा है कि इसमें विज्ञान भी है, गणित भी है, ज्योतिष शास्त्र भी है, औषधि विज्ञान भी है, दर्शन शास्त्र भी है, पारिस्थितिकी भी है, इनबिल्ड है, इसके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं किया गया है। तो इपिस्टेमोलॉजिकल पैराडाइम्स अगर देखें, तो जो वेस्टर्न पैराडाइम था, जो कॉलोनियल पीरियड में हमें मिला और जिसको हम लेकर इतने सालों से चले आ रहे हैं, वो कंपार्टमेंटलाइज्ड था। और अब हम इंटीग्रेटिव की बात कर रहे हैं, हमने पंचकोश की बात की, वो इंटीग्रेटिव है, हम आईकेएस की बात करते हैं, वो इंटीग्रेटिव है। तो अगर कोर स्ट्रक्चर देखें तो वेस्टर्न पैराडाइम क्या है, कंपार्टमेंटलाइज्ड एंड सिलोड डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन का दूसरे डिसिप्लिन से कोई लेना देना नहीं, कंपार्टमेंट एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट की तरह फिक्स है। लेकिन आईकेएस पैराडाइम कहता है कि इंटीग्रेटिव, रिकॉग्नाइजिंग द इनविजिबिलिटी ऑफ डाइवर्स नॉलेज फील्ड। भाई ज्ञान तो एक ही है ना, उसकी वो शाखाएं हैं, वो प्राप्त करने की विधियां अलग अलग हैं, उनके स्वरूप अलग अलग हैं, वो इनडिविजिबिलिटी ऑफ डाइवर्स, मतलब उसको आप विभाजित नहीं कर सकते हैं। इंटीग्रेटिव एकीकृत ज्ञान है, ऐसा आईकेएस कह रहा है। अगर डेवलपमेंट गोल की बात करें तो वेस्टर्न पैराडाइम का क्या गोल था, प्योरली मेटीरियलिस्टिक एडवांसमेंट एंड आइसोलेटेड स्किल एक्विजिशन, मतलब पदार्थ, भौतिक, प्योरली मेटीरियलिस्टिक एडवांसमेंट, कितना ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं आप, कितनी ज्यादा से ज्यादा आपके पास सुख सुविधा का सामान हो सकता है, और आइसोलेटेड स्किल एक्विजिशन, जबकि आईकेएस का है हारमोनियस, सामंजस्यपूर्ण, और सिर्फ हमारे मेटीरियलिस्टिक नहीं, नॉन मेटीरियलिस्टिक, स्पिरिचुअल, इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, है ना, हर तरीके का बॉडी माइंड एंड स्पिरिट की होलिस्टिक ग्रोथ, ये आईकेएस का लक्ष्य है। फिर फाउंडेशनल इथिक की अगर बात करें तो
फाउंडेशनल इथिक की अगर बात की जाए तो वेस्टर्न पैराडाइम का क्या है, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एंड ह्यूमन सेंट्रिक डोमिनेंस ओवर नेचर। ये बहुत बड़ा अंतर है। जो वेस्टर्न पैराडाइम है उसने हमें ये सिखाया कि ह्यूमन सेंट्रिक डोमिनेंस ओवर नेचर, नेचर के ऊपर ह्यूमन का डोमिनेंस सिखाया उसने, और इसी वजह रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन, जितना हम संसाधनों का दोहन कर सकें, इसीलिए सारा ये क्लाइमेट चेंज और ये सब गड़बड़ी इसी वजह से हुई है, इसीलिए सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज हुए हैं। फाउंडेशनल इथिक ही उसका है कि हम नेचर के ऊपर प्रभुत्व जमा नहीं, बल्कि नेचर के अंडर ह्यूमन आता है। ये आईकेएस ने हमें सिखाया था। डीप सीटेड सस्टेनेबिलिटी डिराइव फ्रॉम सेंचुरीज ऑफ ऑब्जर्विंग नेचुरल साइकिल्स, है ना। फिर उसके बाद डीप सीटेड सस्टेनेबिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम सेंचुरीज ऑफ, 1 minute, deep-seated sustainability derived from centuries of observing natural cycles। ठीक है, तो ये कह रहा है, आईकेएस का पैराडाइम कह रहा है कि यहाँ हमको सस्टेनेबिलिटी की बात चाहिए। सस्टेनेबिलिटी की बात हमको आईकेएस सिखाता है और हम फिर उस अपनी जड़ों तक पहुंचे, ताकि जो हमने रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन करके सब गड़बड़ी पैदा कर दी है उसको ठीक किया जा सके। ठीक है ना। फिर उसके बाद द आर्किटेक्चर ऑफ ए होलिस्टिक वर्ल्ड व्यू की अगर बात करें तो ये इंडिविजुअल के बाद सोसाइटी, और सोसाइटी में कॉस्मोस, मतलब कि जीव, समाज और ब्रह्मांड। यहाँ धर्म, दी ओवर आर्किंग मॉरल ओवर गाइडिंग एक्शन, धर्म हमें बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। न्याय, द सिस्टम ऑफ लॉजिक एंड क्रिटिकल रीजनिंग हमें बताता है। सस्टेनेबिलिटी हमें सिखाता है द इकोलॉजिकल बैलेंस कनेक्टिंग द इंडिविजुअल्स एक्शंस टू कॉस्मिक साइकिल्स, मतलब हमारे किए गए प्रत्येक कार्य का ब्रह्मांड पे क्या असर पड़ रहा है। यहाँ से सस्टेनेबिलिटी का इश्यू समझ में आता है। द इकोलॉजिकल बैलेंस कनेक्टिंग द इंडिविजुअल्स एक्शंस टू कॉस्मिक साइकिल्स, ये हमको होलिस्टिक वर्ल्ड व्यू, ये फ्रेगमेंटेड नहीं है, कंपार्टमेंटलाइज्ड नहीं है आईकेएस वेस्टर्न पैराडाइम की तरह। तो ब्रिजिंग इंडिजिनस आइडेंटिटी विद ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की अगर बात करें, ब्रिजिंग इंडिजिनस आइडेंटिटी विद ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि हम देश अपनी इंडिजिनस आइडेंटिटी मेंटेन करते हुए हम कैसे कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं, और कैसे जो विश्व गुरु का बात हो रही है, जो विकसित भारत की बात हो रही है, तो ये कह रहा है, ये देखिए ये कोलोनियल एरा है, एजुकेशनल लीगेसी ब्रिटिश पीरियड की ये, और यहाँ हमको पहुंचना है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड मॉडर्न साइंस। तो बीच में ये है इपिस्टेमिक ब्रिज, और ये इपिस्टेमिक ब्रिज कैसे मिलेगा, जब हम आईकेएस का इंटीग्रेशन कर लेंगे। द कोर गोल ऑफ आईकेएस इंटीग्रेशन इज टू फोस्टर इपिस्टेमिक कॉन्फिडेंस, ताकि ज्ञान के से हम विश्वास, ज्ञान से लबरेज हो, यू कैन से, है ना, एंकरिंग स्टूडेंट्स फॉर्मली इन देयर इंडिजिनस इंटेलेक्चुअल हेरिटेज, यानी कि जो स्टूडेंट्स हो उनके पास देशी बौद्धिक विरासत हो, सो दे कैन एंगेज ग्लोबली विदाउट लूजिंग कल्चरल आइडेंटिटी, मतलब कि हम ग्लोबली इंगेज तो हो पर हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी से जुड़े रहें, कल्चरल आइडेंटिटी को छोड़े नहीं, अपनी इंडिजिनस इंटेलेक्चुअल हेरिटेज के कॉन्फिडेंस से आगे बढ़े ग्लोबली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में और मॉडर्न साइंस में। तो अप्लाइंग ऑल्टरनेटिव एपिस्टेमोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स टू मॉडर्न चैलेंजेस की अगर बात करें तो हेल्थ केयर, आयुर्वेद एंड योगा है ना। ऑल्टरनेटिव एपिस्टेमोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स टू मॉडर्न चैलेंजेस, मतलब कि आज हम आयुर्वेद और योग का समावेश कर सकते हैं हेल्थ केयर में, मूविंग बियॉन्ड कंज्यूमर वेलनेस ट्रेंड्स टू अचीव साइंटिफिक वैलिडेशन फॉर सिस्टमैटिक प्रिवेंटिव केयर। हम एनवायरनमेंट में क्या कर सकते हैं, एंशियंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेक्रेड ग्रूव प्रिजर्वेशन मॉडल्स यूटिलाइज डायरेक्टली टू टीच मॉडर्न क्लाइमेट रिजिलियंस एंड सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग। कह रहे हैं, मतलब क्या है इसका, कि कैसे आप पुराने ज्ञान का इस्तेमाल करके जो ऑल्टरनेटिव एपिस्टेमोलॉजिकल फ्रेमवर्क से मॉडर्न चैलेंजेस को दूर कर सकते हैं। जैसे हेल्थ केयर में आयुर्वेद और योगा का समावेश करके, पर्यावरण को सुधारने के लिए प्राचीन तरीके से हम कैसे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम करते थे, हम कैसे किस तरीके के पौधे लगाते थे, हम किस तरह से मॉडर्न क्लाइमेट मतलब क्लाइमेट से डील करते थे, ये सब कैसे अर्बन प्लानिंग को हम सस्टेनेबल बना सकते हैं पुराने तरीकों से, एंशियंट तरीकों से। उसी तरह से मैथमेटिक्स की एंड साइंस की बात करें तो इंटेलेक्चुअल हेरिटेज ऑफ फिगर्स लाइक आर्यभट्ट एंड दी केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, ग्राउंडिंग स्टूडेंट्स इन इंडिजिनस साइंटिफिक अचीवमेंट्स। उसी तरह से लीडरशिप में हमारे यहाँ वैल्यू बेस्ड लीडरशिप थी, हम सोशल वेलफेयर की बात करते थे, हम इथिकल सेल्फ कंट्रोल की बात करते थे ओवर मियर फाइनेंशियल गेन, केवल क्या वित्तीय लाभ की बात नहीं करते थे, जबकि इथिकल सेल्फ कंट्रोल की बात थी। तो इस तरह से आप एक ऑल्टरनेटिव एपिस्टेमोलॉजिकल फ्रेमवर्क हम एंशियंट टाइम का, अपने आईकेएस के टाइम का इस वक्त अप्लाई करके जो आधुनिक जीवन की चुनौतियां हैं, आधुनिक संसार की चुनौतियां हैं, उसको पार पा सकते हैं। कहने का अर्थ ये है।
अब इंस्टीट्यूशनलाइजिंग आईकेएस दी 2026 एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, इसकी बात करें तो एनईपी 2020 से 2025-26 आ गया है। अब हम स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो इंस्टीट्यूशनल हब्स, हम क्या करें, आईकेएस सेंटर, आपको पता ही है बहुत सारे आईकेएस सेंटर भारत में बन भी गए हैं, काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, है ना, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और एआईसीटी और यूजीसी इनको गवर्न कर रहा है, रिसर्च चल रहा है, करिकुलम बनाया जा रहा है, सब काम हो रहा है। हायर एजुकेशन में हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑफिशियल क्रेडिट बेस्ड आईकेएस कोर्सेज एंड डेडिकेटेड फेलोशिप प्रोग्राम्स टू लेजिटिमाइज एकेडमिक परस्यूट, हम आईकेएस पे आधारित कार्यक्रम चला सकते हैं, हम फेलोशिप दे सकते हैं, है ना। स्कूल एजुकेशन में क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल स्किल्स स्टार्टिंग इन ग्रेड 6, हम कक्षा 6 से ही वोकेशनल स्किल्स चला सकते हैं इंटीग्रेट करके आईकेएस से। इम्बेडिंग लोकल इकोलॉजिकल विजडम, यानी कि बार बार बात हो रही है लोकल लोकल, क्योंकि जो लोकल नीड होती है, जो लोकल इकोलॉजिकल विजडम होता है, वो खो जाता है अगर हम एकदम अंधाधुंध बाहर पश्चिमीकरण आधुनिकीकरण की तरफ भागते हैं। अपनी जड़ों से, कहा जाता है कि जहाँ पे आप पैदा हुए हैं वहां का भोज्य पदार्थ खाइए, उस मौसमी फल खाइए, है ना, वहां की मिट्टी में जो खासियत है वो आपको पता होना चाहिए, वहां का जो हुनर है वो आपको आना चाहिए। ये सब लोकल इकोलॉजिकल विजडम है। डायरेक्टली इनटू स्टैंडर्ड साइंस एंड ज्योग्राफी करिकुला, और टीचर ट्रेनिंग में क्या किया जाए, हम मैंडेटरी कर दें, हम अनिवार्य कर दें कि स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे आईकेएस में। इक्विपिंग एजुकेटर्स टू टीच ट्रेडिशनल नॉलेज, जिसमें आप एजुकेटर्स को सिखाएंगे कि आप कैसे ट्रेडिशनल नॉलेज सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, अलॉन्ग साइड कंटेम्प्रेरी स्टैंडर्ड। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप आधुनिक चीजें पढ़ना छोड़ दीजिए, कोडिंग पढ़ना छोड़ दीजिए, एआई से दूर भागिए, नहीं, सब अपनाइए, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, अपनी इंटेलेक्चुअल हेरिटेज को पकड़े रहिए, अपनी कल्चरल रूट को मत छोड़िए, अपनी इंडिजिनस विजडम को मत छोड़िए। ये बातें की जा रही हैं, है ना। तो अब क्या करें, ऑपरेशनलाइजिंग द ब्लेंड इंटरडिसिप्लिनरी क्रेडिट मॉडल्स की अगर बात करें तो ट्रेडिशनल वेस्टर्न एकेडमिक सब्जेक्ट्स क्या हैं, मॉडर्न एल्जेब्रा, एलोपैथिक बायोलॉजी, ट्रेडिशनल वेस्टर्न एकेडमिक सब्जेक्ट्स, है ना। और हमारे आईकेएस एकेडमिक सब्जेक्ट्स क्या है, वैदिक मैथमेटिक्स, आयुर्वेद प्रिंसिपल्स, है ना। तो हम इनको ब्लेंड कर सकते हैं, हम इनको जोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, और एक जैसे ना छन्नी में हमने एकदम उसको घोल दिया और बना क्या, एनईपी 2020 आपका इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स फ्रेमवर्क बन गया। यानी कि ट्रेडिशनल वेस्टर्न एकेडमिक सब्जेक्ट ले लीजिए, आईकेएस एकेडमिक सब्जेक्ट ले लीजिए, दोनों से मिला लीजिए, और एनईपी 2020 के इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स फ्रेमवर्क से निकल के क्या आएगा, क्रेडिट बेस्ड कॉलेजिएट कोर्सेज वेयर स्टूडेंट्स मस्ट सिंथेसाइज बोथ स्ट्रीम्स टू कंप्लीट डिग्री रिक्वायरमेंट्स, जहां पे विद्यार्थी जो है वो हर तरीके का ज्ञान ले, वेस्टर्न भी पता चले उनको, आईकेएस भी पता चले। मतलब कहने का है कि आईकेएस को छोड़ना नहीं, आईकेएस को लेकर आगे बढ़ना है, जो कि हमने कॉलोनियल पीरियड में आईकेएस को पूरी तरीके से छोड़ दिया था, वही गलत किया था। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच होगा, नॉट ए रिप्लेसमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंडर्ड्स एंड मॉडर्न साइंस भी आपको पढ़ना है, और इथिकल इंसाइट और कल्चरल अवेयरनेस आपको आईकेएस से मिलेगा, दोनों जोड़ दीजिए तो आपको रिगरस साइंटिफिक वैलिडेशन आपको कंटेम्प्रेरी स्टैंडर्ड और मॉडर्न साइंस से मिल जाएगा, इथिकल इंसाइट और कल्चरल अवेयरनेस आईकेएस से मिल जाएगा, इससे आपको इथिकल एप्लीकेशन मिलेगा, और तब जाके आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। यानी कि विज्ञान जो समकालिक मानक हैं, जो आधुनिक विज्ञान है उसको भी लीजिए, जो इथिकल इंसाइट और कल्चरल अवेयरनेस है उसको भी लीजिए और मिलाइए, उसको ब्लेंड कीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से लेके चलिए। ये नहीं कह रहे हैं कि आज के ज्ञान को छोड़ दीजिए और आईकेएस को अपना लीजिए, वो कह रहे हैं आज के ज्ञान को पहुंचिए, वहां तक जाइए, वो बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़कर। यही खास बात एनईपी 2020 की है, इसीलिए बार बार आईकेएस के इंटीग्रेशन की बात की जा रही है। अब क्रिटिकल रोड ब्लॉक्स टू सिस्टमिक इंप्लीमेंटेशन में देखिए, क्रूशियल नॉलेज रिमेन्स लॉक्ड विद इन फ्रेजाइल एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स और लोकलाइज्ड ओरल ट्रेडिशंस हिंडरिंग मास इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन। उसने कहा क्रूशियल नॉलेज तो हमारी रह गई हमारी एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट में, लोकलाइज्ड ओरल ट्रेडिशन में, है ना, मास इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन तक वो पहुंची ही नहीं। तो हर्डल 1 क्या है, मतलब बाधा क्या है, क्रिटिकल रोड ब्लॉक्स क्या चीज है जो रोक रही है इसके इम्प्लीमेंटेशन को। पहला है एजुकेटर का डेफिसिट, मतलब कि शिक्षकों की कमी, सीवियर शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड एजुकेटर्स, हमारे पास ट्रेन्ड एजुकेटर्स नहीं है। द करेंट टीचिंग वर्कफोर्स इज डीपली इंट्रेंच्ड इन वेस्टर्न एकेडमिक सिस्टम्स एंड लैक्स द नेसेसरी डेप्थ इन आईकेएस डोमेन्स। वो कह रहा है जो करेंट टीचिंग वर्कफोर्स है वो वेस्टर्न एकेडमिक सिस्टम में इतना डीपली इंट्रेंच्ड है, इतना डूबा हुआ है पश्चिमी
ही ज्ञान में कि उसके पास आईकेएस के डोमेन की नेसेसरी डेप्थ की कमी है। दूसरा हर्डल क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन हर्डल्स, यानी हाई कॉम्प्लेक्सिटी इन एस्टैब्लिशिंग ए यूनिफाइड नेशन वाइड करिकुलम फ्रेमवर्क अक्रॉस वास्टली डाइवर्स आईकेएस फील्ड्स एंड रीजनल ट्रेडिशंस। वो कह रहा है कि इतना हमारे पास वास्ट आईकेएस का फील्ड और रीजनल ट्रेडिशन है कि हम एक नेशन वाइड करिकुलम का फ्रेमवर्क बनाना भी मुश्किल है। और हर्डल 3 क्या है? एक्सेस का बैरियर है कि जो क्रूशियल नॉलेज है रिमेन्स लॉक्ड विद इन फ्रेजाइल, मतलब एकदम वो हो गया है, जीर्ण शीर्ण हो गया है वो मैन्युस्क्रिप्ट जहाँ पे ये सब ज्ञान लिखा हुआ है, उसको पढ़ने सबको नहीं आता है। मतलब ये काम चल रहा है कि उसकी टाइपिंग हो जाए, वो सॉफ्ट कॉपी में बन जाए, पर ये इतना आसान नहीं। कितने लोग रह गए हैं जो उसके जानकार हैं, जो पढ़ सकते हैं, वो क्षतिग्रस्त हो गया है। या लोकलाइज ओरल ट्रेडिशन के रूप में कहीं लिखित ही नहीं है, सिर्फ ओरली वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रहा है। इसने भी इस ज्ञान के विस्तृतीकरण को रोका है, हिंडर किया है, क्योंकि एक्सेस नहीं है सब तक इस ज्ञान की। तो तीन मुख्य हर्डल्स क्या हुए? एक तो ऐसे शिक्षक नहीं है जो इसका ज्ञान दे सकें। स्टैंडर्डाइजेशन का हर्डल है कि कौन सा एक हम स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क फॉलो करें, और सब तक पहुंच नहीं है इस ज्ञान की। तो फ्यूचर मैंडेट क्या है? मैसिव डिजिटाइजेशन एंड ट्रांसलेशन। क्या करें हम? डिजिटाइज्ड अगर कर सकें। फ्यूचर मैंडेट यानी कि अवश्यम भावी है कि हम भविष्य में इसको ट्रांसलेट करें और इसका डिजिटल रूप में हमें मिल जाए, ताकि ये छूने से खराब ना हो, फट ना जाए। तो करंट स्टेट क्या है? ये हमारी एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट है। और रिक्वायर्ड फ्यूचर स्टेट क्या है? आप इसको एक्सेसिबल बना लीजिए, आप इसको ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल रिपोजिटरी बना लीजिए और ट्रांसलेट कर लीजिए। यहाँ क्या है? नॉलेज सिलोज ट्रैप्ड इन लोकलाइज नॉलेज लैंग्वेजेस एंड फिजिकल एंटिक्विटीज। अलमारियों में बंद है, कपड़ों में लिपटी हुई है, जीर्ण शीर्ण किताबों में जो अथाह ज्ञान है, वो फ्यूचर मैंडेट है कि हम इसका डिजिटलाइजेशन कर दें, डिजिटाइजेशन कर दें, इसका ट्रांसलेशन कर दें ऐसी भाषा में जिसको सब लोग समझ सकें, ऐसे टेक्स्ट में जिसको सब लोग पढ़ सकें, ऐसी जगह डिजिटाइज्ड वे में जिसको छूने से वो खराब ना हो। तो ओवरकमिंग द एक्सेस बैरियर रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर है? इमीडिएट लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इन द डिजिटाइजेशन एंड एक्यूरेट ट्रांसलेशन ऑफ सोर्स टेक्स्ट। एक्यूरेट ट्रांसलेशन भी जरूरी है, ये नहीं अर्थ का अनर्थ नहीं करना है ट्रांसलेशन में, सही सही उसका एकदम सटीक ट्रांसलेशन करना है। तो इससे क्या होगा कि आईकेएस कैन स्केल अक्रॉस दी 2026 और आगे के जितने भी एजुकेशनल फ्रेमवर्क हैं उसमें आईकेएस को आप जोड़ सकेंगे। तो सबसे आवश्यक इस वक्त क्या हो गया है कि हम इसको डिजिटाइज्ड करके, ट्रांसलेशन करके इस फॉर्मेट में ले आए ताकि सब तक इसकी पहुंच हो जाए। अब खत्म है? यस, अब खत्म हुआ। ठीक है, तो बात हुई थी आपसे इसकी, लेकिन इस तरह से नहीं हुई थी। हर बार किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद एक नया एंगल समझ में आता है, तो लगता है कि ये भी आपसे शेयर कर लूं, ये भी आपसे शेयर कर लूं। इसीलिए आजकल एक ही टॉपिक पे कई कई वीडियोस हो गए हैं मेरे, और हर वीडियो में आपको कुछ नया जरूर पता चलेगा। उसमें अप्रोच पता होगी, कहीं कंटेंट होगा, कहीं डेप्थ होगा, कहीं ब्रेड्थ होगी, पर कुछ ना कुछ नया जरूर होगा। इसीलिए दोबारा मेहनत करती हूँ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।